क्या आप जानते हैं कि नर्क किसे कहते हैं? चलिए मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जैसा सुनने के बाद आप भी कहोगे कि ऐसा नर्क किसी को ना मिले। यह सच है कि इंसान साइंस में बहुत तरक्की करता जा रही है। इंसान जितने खतरनाक केमिकल्स का यूज करना सीख रहा है, हमें उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जो इंसानियत को हिलाकर रख देती है, चाहे फिर वह भोपाल के त्रासदी हो या फिर चेरनोबिल विस्फोट। मगर आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, और सुनते भी कैसे, इसमें जापान की एक बड़ी कंपनी का नाम जो शामिल था। वैसे आपने मरने के बाद वाले नरक के बारे में तो बहुत कुछ सुना। जब भी कोई बुरा कर्म करता है तो लोग कहते हैं कि नरक में जाएगा, मगर आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जैसे जीते जी अपनी जिंदगी में नरक झेलना पड़ा, वो भी 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 83 दिन। आखिर क्या हुआ था इस आदमी के साथ, और क्यों कहा जाता है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए मगर किसी को इसके जैसी मौत ना मिले। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसान लालच में इतना अंधा हो चुका है कि अपने छोटे से लालच के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सितंबर 1999 की, जब हिश्ची नाम का एक जापानी लड़का एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। अगर बात की जाए इसके वर्क प्लेस की, तो यह जापान की जेसीओ यानी जापानी न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कंपनी में काम करता था। असल में जापान की इस कंपनी का काम था जापान में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के लिए फ्यूल सप्लाई करना। अगर बात की जाए यहाँ बनने वाले फ्यूल की, तो यह कोई सामान्य फ्यूल नहीं होता था, बल्कि यह न्यूक्लियर फ्यूल होता था, जिसे बनाने के लिए यूरेनियम का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से जेसीओ कंपनी का यह प्लांट किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम खतरनाक नहीं था, या फिर यूं कहें कि यह तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी ज्यादा खतरनाक था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बताते चले, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो सबको पता होता है कि ये डेंजरस है, लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल के नाम पर बहुत खतरनाक स्तर का प्लांट था। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यहाँ होने वाली फ्यूल मेकिंग के लिए बहुत सारे खतरनाक मटेरियल उपयोग किए जाते थे, जिन्हें स्टील या फिर मेटल से बनी बाल्टी के अंदर खुले में ही लाया जाता था। मगर इतना ही नहीं, एक्सट्रीम लेवल का डेंजरस होने के बावजूद इस प्लांट में बहुत सारे प्रोसीजर्स मैनुअली ही कराई जाती थी, जैसे कि फ्यूल बनाने के लिए केमिकल्स को आपस में मिक्स करना, उसमें यूरेनियम आदि डालना। यह काम ऑटोमेटिक मशीन से नहीं होता था, इसलिए इस काम को यहाँ काम करने वाले वर्कर्स मैनुअली ही करते थे। मगर उनमें से किसी को भी इस बात का डर नहीं था कि यहाँ पर कुछ भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई खतरनाक हादसा नहीं हुआ था। इसलिए ना तो कंपनी ज़्यादा सेफ्टी पर ध्यान देती थी और ना ही वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को ज़्यादा चिंता रहती थी। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं था कि जिन केमिकल्स के साथ वे दिन रात काम कर रहे हैं वे रेडियो एक्टिव है। ऐसे ही सालों से यह कंपनी चलती आ रही थी, मगर फिर अचानक से एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस कंपनी को ना केवल जापान में बल्कि पूरी दुनिया के सामने शक के घेरे में लाकर खड़ा खड़ा कर दिया। असल में कुछ दिनों से इस कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी धीमा था, क्योंकि वे फ्यूल की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इस कंपनी ने अपने प्लांट में यूरेनियम की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे पहले तो इस कंपनी में केवल 5 पर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब कंपनी वाले 5 पर से ज़्यादा यूरेनियम डालने लगे, जिसकी वजह से फ्यूल के प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ गई। मगर उन्हें नहीं पता था कि यूरेनियम में की गई यह छोटी सी हेरफेर इस कंपनी के इतिहास को बदल कर रख देगी। ऐसे ही एक दिन सुबह 10-30 बजे के करीब अचानक से जिस टैंक में फ्यूल को बनाने वाला मिक्सर रखा जाता था, उसमें से तेज ब्लू लाइट निकली, जिसके बारे में कि किसी को कुछ नहीं पता था। वैसे ही हम आपको बताते चलें कि यह ब्लू लाइट यूरेनियम की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से निकली थी। मगर जब यह घटना घटी तो उस टैंक के पास हिताशी ऊंची और उसके 2 वर्कर्स भी खड़े हुए थे। इन्हें नहीं पता था कि यह ब्लू लाइट क्या है, मगर ये जो ब्लू लाइट निकल रही थी वो रेडिएशन था, जिसकी चपेट में ये तीनों लोग आ गए थे क्योंकि ये टैंक के नज़दीक काम कर रहे थे। वैसे ही हमें पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि रेडिएशन की चपेट में आते ही उनकी मौत हो गई होगी, क्योंकि इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट्स के अकॉर्डिंग एक रेडिएशन जोन में काम करने वाला स्टाफ 1 साल में 20 मिली सीवर्ट से कम का रेडिएशन ही झेल सकता है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि सीवर्ट क्या होता है, तो हम आपको बताते चले हैं कि सीवर्ट रेडिएशन की एक यूनिट होती है
जिसका इस्तेमाल ह्यूमन पर रेडिएशन की हेल्थ रिस्क को मापने के लिए किया जाता है। तो जहाँ साल भर में केवल 20 मिली सीवर्ट रेडिएशन ही इंसान की बॉडी झेल सकती है, मगर आप जानकर हैरान रह जाओगे जब आपके सामने यह सच आएगा कि इन तीनों की बॉडी ने कितने सीवर्ट का रेडिएशन एक साथ कंज्यूम किया था। असल में इन तीनों ने एक झटके में इतना खतरनाक रेडिएशन झेला था जिससे किसी भी इंसान की दर्दनाक मौत हो सकती है, और वह मौत कितनी दर्दनाक होगी इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर हम आपको बताते चलें कि इनके साथ मौत भी सिंपल नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब इनके साथ जो भी होने वाला था ये सब कुछ एक झटके में नहीं होता, बल्कि यह सब बहुत धीरे धीरे होना था। असल में जैसे ही हिसाश ओच इस रेडिएशन की चपेट में आया तो वह तुरंत ही बेहोश हो गया, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि यह बस बेहोश है, इसको अस्पताल में ले जाएंगे और यह जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हिसाशी और उसके दोनों साथियों को फटाफट से एम्बुलेंस में डालकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो नाम के हॉस्पिटल में ले जाया गया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर जैसे ही डॉक्टर को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो डॉक्टर ने सबसे पहले इनकी बॉडीज का रेडिएशन चेक किया। मगर जैसे ही उन्होंने रेडिएशन लेवल दे देखा तो डॉक्टर कमरे से ही बाहर भाग। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन्हें वे सामान्य पेशेंट समझ रहे थे वे तो रेडिएशन के चलते फिरती तबाही थे। इसलिए फटाफट से डॉक्टर रेडिएशन से बचने के लिए सूट वगैरह पहन कर आए ताकि वे रेडिएशन की चपेट में ना जाए। अब डॉक्टर की समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा कि शायद इन लोगों को हम बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर खुद सोच रहे थे कि यह हिसाची नाम का जो बंदा है जिसने एकदम से 1,77,000 मिली सीवर्ट का रेडिएशन झेला है, आखिर यह अभी तक जिंदा कैसे है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, मगर अगले ही दिन बाकी के 2 लोगों की सांस रुक गई। अब केवल हिसाशी ओची बचा हुआ था। धीरे धीरे इसकी बॉडीज के टेस्ट होने लगे। जब उसकी बॉडी का पूरा टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस इंसान का डीएनए उस रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, मगर फिर भी यह अभी जिंदा है। लेकिन इसका जिंदा रहना ही इसे नरक की यातना दे रहा, क्योंकि इसकी स्किन की सेल्स मरने लगे हैं और मरने के बाद नए नहीं बना रहे थे, जिसकी वजह से उसकी स्किन बॉडी से निकलकर झड़ने लगी थी। साथ ही डीएनए के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसकी न केवल स्किन ही खराब हो रही थी, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स और टिश्यूज भी धीरे धीरे करके बेर हो रहे थे। वैसे हम आपको बताते चले कि स्टार्टिंग में ही उसकी बॉडी के साथ यह सब जो हो रहा था वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। इस दर्द को केवल हिताशी उची अंदर महसूस कर रहा था, मगर फिर उसका दर्द सबको दिखने लगा, जो अपने आप में ही दिल दहला देने वाला था। असल में 2 दिन के अंदर उसका शरीर बहुत ज्यादा भयानक दिखने लगा था, क्योंकि उसकी स्किन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसकी बॉडी पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें बन चुकी थी जिनमें से ब्लड निकलने लगा था। अब उसकी बॉडी से इतना फ्लूइड और ब्लड निकल गया था कि डॉक्टर ने उसे जिंदा रखने के लिए लगातार नया ब्लड चढ़ाया। साथ ही उसे जिंदा रखने के लिए डॉक्टर ने उसकी बॉडी में नई ब्लड सेल्स भी डाले। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी में नई ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे थे। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि हिताशी की दुनिया का वह पहला इंसान तना था जिसके शरीर में ब्लड सेल्स ट्रांसफर किए गए थे। इससे पहले ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। यह एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इसके साथ ही किया गया था। इस तरह के ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट इसके साथ हुए और उसकी बॉडी के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट लगभग 10 दिनों तक चलते रहे। मगर अब तो उसकी कंडीशन और भी वर्स्ट हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी के मसल्स तक टूटकर अपने आप ही शरीर से अलग हो रहे थे। साथ ही उसके शरीर में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी थी और उसके शरीर के एक एक अंग में इतना खतरनाक दर्द था कि जिससे वो बयान भी नहीं कर सकता था। जिससे आप इस तरह से समझ सकते हो कि उसकी बॉडी में छोटे छोटे छेद हो गए थे जिनमें से लगातार फ्लूइड और ब्लड बाहर आ रहा था। इनफैक्ट यही नहीं, वह जब आंखें बंद करता था या पलके तक झपका था तो उसकी आंखों से भी खून बहता था। धीरे धीरे उसकी बॉडी के मसल्स और अंदर के ऑर्गन्स भी खत्म हो रहे थे। वह अपने आप में ही एक ऐसे भयंकर नर्क से गुजर रहा था जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। वैसे इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी से डेली लगभग 10 लीटर फ्लूइड निकल जाता था, जिसकी वजह से उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। मगर डॉक्टर फिर भी उसे जिंदा रखने की लगातार कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे लगातार उसकी बॉडी में नई ब्लड सेल्स और फ्लूइड की सप्लाई कर रहे थे। मगर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे ही करते करते अचानक एक दिन उसका हार्ट बंद हो गया। अब सबको लगा कि शायद उसे शांति मिल गई है, क्योंकि सांस रुकने से उसकी तकलीफ दूर हो गई थी। मगर शायद उसकी किस्मत में अभी और ज्यादा यातना झेलना बाकी था। तभी ही साशी जी की कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। असल में डॉक्टर उसे मरने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए वह एक्सपेरिमेंट का जरिया बन गया। असल में डॉक्टर उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके ये समझना चाहते थे कि रेडिएशन के बाद किसी इंसान को कैसे बचाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर को इतना तो पता था कि वे उसे बचाकर ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे चाहते थे कि आगे अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो तो कम से कम उसे बचा लिया।
जाए डॉक्टर उसे मरने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर से उसे जिंदा करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। जैसे ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया वह फिर से जिंदा हो गया, मगर उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसका पूरा शरीर अंदर से तो छोड़ो बाहर से भी खत्म हो गया था। अब वह मरने के बाद फिर से जिंदा हुआ था तो उसके ऑर्गन्स पूरी तरह से खराब हो चुके थे, मगर जैसे तैसे करके डॉक्टर ने उसे जिंदा रखा था। कुछ दिनों तक वह डेथ बेड पर रहा। डॉक्टर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मगर अब उसकी हालत इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी कि उसके हाथ और पैर भी टूटकर अलग होने लगे थे। मगर डॉक्टर ने फिर भी जैसे तैसे करके उसकी बॉडी को स्टेबल रखा और फिर डॉक्टर ने भी अपनी हाथ खड़े कर ली। इसके बाद डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को बुलाकर समझाया कि अगर अब उसके दिल की DH कान रुकती है तो वे परमिशन दें कि हम इस इंसान को जिंदा ना करने की कोशिश करें, क्योंकि अब डॉक्टर भी समझ चुके थे कि अब उसका दुनिया से चला जाना ही बेहतर सॉल्यूशन है, क्योंकि यह अब जिंदा तो नहीं हो पाएगा, मगर जब तक ये दुनिया में रहेगा यह इसी तकलीफ को झेलता रहेगा। और फिर आखिरकार हॉस्पिटल में 83 दिन की खतरनाक तकलीफ और दर्द झेलने के बाद उसका दिल फिर से बंद हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई, और शायद उन डॉक्टरों को भी जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि कि भले ही फ्यूचर में रेडिएशन का शिकार हुए लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर को ही साक्षी की बॉडी से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसकी बॉडी की हालत बद से बदतर हो रही थी, जिसकी वजह से अब डॉक्टर को भी उस पर तरस आने लगा था। और अब तो वे भी मन से चाहने लगे थे कि जल्द से जल्द हिताशी ओज को इस दुखदाई जिंदगी से मोक्ष दिया जाए, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन डॉक्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय फैमिली की रजामंदी भी जरूरी थी, इसलिए फैमिली को बुलाकर पहले सब कुछ डिस्कस किया गया। इसके बाद ही डॉक्टर यह फैसला ले पाए। वैसे यह सोचने वाली बात है कि इस पूरी घटना में इस आशी ऊंची की तो कोई गलती भी नहीं थी। इनफैक्ट उसे तो पता भी नहीं था कि जिस केमिकल के साथ वह एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके इतने भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। उसे तो कंपनी की तरफ से जो बोला जा रहा था वह तो बस उसे ही फॉलो कर रहा था, मगर वह नहीं जानता था कि कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से वह इतनी तकलीफ झेलेगा जो शायद आज तक किसी ने भी नहीं झेली थी, और शायद ऐसा कभी किसी के साथ होगा भी नहीं। लेकिन उससे यह तो क्लियर होता है कि गरीब लोगों की अमीरों के सामने कुछ नहीं चलती। तभी तो जापान की इस कंपनी के ऊपर कई बार इंक्वायरी बैठी, जिसमें कंपनी को दोषी भी पाया गया, क्योंकि कंपनी ने वहां काम करने वाले लोगों की जान की फिक्र नहीं की थी। मगर फिर कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी बाहर आए जिसमें कंपनी को नहीं बल्कि वर्कर्स को ही दोषी माना गया, जबकि यह बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि कंपनी की ही गलती थी, एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं थी। लेकिन कुछ आर्टिकल्स में कहा गया था कि यह वर्कर्स की गलती थी, क्योंकि उन्होंने यूरेनियम का परसेंटेज गलती से चेंज कर दिया था। मगर यह तो आप भी समझ सकते हैं कि गलती किसकी रही होगी, मगर यह बात मायने ही नहीं रखती, क्योंकि जैसी हो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिससे लड़ने की ताकत एक छोटे से एम्प्लॉय की फैमिली में नहीं थी। हालांकि इससे जापान के वर्किंग कल्चर का सच पूरी दुनिया के सामने जरूर आ गया था। इससे यह क्लियर हो गया था कि जिन देशों को हम अपने आप से एडवांस समझते हैं और वहाँ के वर्किंग कल्चर की तारीफों के पुल बांधते हैं, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भारत जैसे देशों में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरी दुनिया का मीडिया और मानवाधिकार आयोग वाले बखेरा खड़ा कर देते हैं। लेकिन बड़े देशों में जब ऐसी घटनाएं होती, हाँ, सब दुम दबाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उन देशों के लिए कोई सवाल ही नहीं होते। मगर यह दुनिया की सबसे पेनफुल घटना थी, जिसमें एक लड़के ने 83 दिन तक नर्क से भी भयंकर दर्द को झेला था। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या कंपनी को सजा होनी चाहिए थी, या फिर सच में वर्कर्स की ही इसमें गलती थी? और अगर सच में वर्कर्स की ही गलती थी तो कंपनी ने इस पर पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।